एक क्वेश्चन मतलब है, आजकल स्टूडेंट्स आर इन 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 वेरी मच प्रॉब्लम, दुविधा में है। स्टूडेंट्स बहुत दुविधा में है। मैंने फेसबुक पे बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स को देखा है, या सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे देखा है। नमाज कुंडली को मतलब ऐसे कुंडली लेके चलते हैं, या वर्ग चार्ट को किसी को वो ऐसे कुंडली लेके चलते हैं, या फिर कुछ और नई थ्योरी डाल देते हैं जो शास्त्रों में कहीं पे उल्लेख नहीं है। और आप D1 से बस उसकी डिग्निटी देख के या तत्व देख के, तत्व मतलब जैसे मतलब आप चरण मन में, मतलब नक्षत्र के चरण मन में एक प्लैनेट बैठा हुआ है तो अग्नि तत्व में चला जाएगा। तो वो तत्व देख के, या उसका लॉर्ड, तत्व का लॉर्ड कहाँ पे D1 में बैठा हुआ है, आप बड़े आराम से उस चीज को प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो ये दुविधा है ना जो छप, कई बार मेरे को सुनने को आता है 90% ऑफ पीपल दे से कि भाई साहब मतलब 35 शादी के बाद नमाज कुंडली चलेगी, D9 चार्ट ऐसे है। अरे मतलब इतनी दुविधा, इतनी कंफ्यूजन कि रोज उनको एग्जैक्टली हो क्या रहा है, मतलब इतनी दुविधा। या तो बेसिक पढ़ा नहीं है लोगों ने, मतलब बेसिकली इस पे चर्चा कीजिए आप थोड़ी सी। देखिए, मेरा जो पूरा मानना है कि हर व्यक्ति अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो जितना शॉर्ट साइटेड होकर के इसमें आ रहे हैं, और इसमें उनका भी दोष नहीं है। जिस तरीके से देश के जो टॉप मोस्ट मेडिकल संस्थान हैं, उनमें एक स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई होती है और उनके द्वारा कराई जाती है, जो वाकई विद्वान होते हैं, और कई सारी जगहों पर उन चीज़ों को एग्जामिन किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी जो साइंस है कि आज आप हनुमान मंदिर की रैंकिंग नहीं कर सकते अदर देन चढ़ावा, क्योंकि इसमें कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। तो ये जो चमत्कार की बात है ना, उस चमत्कार के कारण लोग चमत्कारी बनने आते हैं, तो हम और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम उस सोच से परे जाकर के उनके बारे में कोई बात ना करते हुए अपने आसपास हम उन होनहार लोगों को देख सकते हैं कि जो एक प्रोसेस के थ्रू जाना चाहते हो। उस प्रोसेस में हमने सप्त चक्रा में 7 लेवल रखे हैं। आप सेकंड लेवल के बाद भी अपने आप बाहर हो जाओगे, क्योंकि आप में तीसरे लेवल के लायक जर्नी के लिए आप में कैपेसिटी नहीं है। और यहाँ जो हम एक व्यक्ति को चमत्कारी 2 दिन की वर्कशॉप से बना रहे हैं, तो ये तकलीफ आएगी। रही बात कि तेंदुलकर के परफॉर्मेंस को अगर हम देखते हैं, तो उनके कोच तो उतना विख्यात नहीं थे, लेकिन एक तगड़ा स्टूडेंट उन्होंने डेवलप किया। रमाकांत आचरेकर जी की बात कर रहा हूँ। लेकिन तेंदुलकर की नेट प्रैक्टिस की बात कोई नहीं करता है। मैंने देखी उन लोगों की प्रैक्टिस, घंटों पसीना बहाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में भी चमत्कारी बन के अगर सितारा बनना है, तो वो घंटों की मेहनत ईमानदारी से कौन एस्ट्रोलॉजर कर रहा है, ये आप भी जानते हैं। और रही बात की जो नववांश के टूल की बात है, तो मैं ये कहता हूं आपको कि D1 तो कन्विक्शन टूल है। अब जब नाड़ी में जाते हैं, कुछ ग्रंथों में अगर हम देखते हैं तो पर्याय को ही देखते हैं, उस पर 10 तरीके की चीजें आती हैं हमको कि भाई इसमें फलाना हो गया तो फाइनल सेगमेंट पे जाना पड़ेगा। भाई 100% आपको जाना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले कन्विक्शन लेके आप क्या जा रहे हो। वर्ग कुंडली में निर्धारण आप किस चीज का करने जा रहे हो। अगर D1 में विवाह में जो पैरामीटर्स हैं, जो हमारे हिसाब से मोर देन 10 पैरामीटर्स आएंगे, जब वो मोस्टली डैमेज्ड हैं, तो D1 सिर्फ एक कन्विक्शन या एक हल्का सा इशारा करेगा कि इसमें दुर्घटना कितनी कम होगी, कितना कष्ट कम होगा। D9 की बात कर रहा हूँ, सॉरी। तो D9 जो है, ये हम कहते हैं कि वाई यू आर एब्सकॉन्डिंग फ्रॉम D1। आप D1 से भाग के जल्दी वर्गों में क्यों जा रहे हैं, षडबलों में क्यों जा रहे हैं। षडबल एक अलग दृष्टि है, षडबल को हम वर्ग से कनेक्ट ही नहीं कर सकते। अवस्थादि विचार जो है वो एक अलग दृष्टि है। यूरोपियन एस्ट्रोलॉजी में आप देखिए तो अवस्था का आपको वैल्यू वहां मिल जाएगा। जब सिग्निफिकेशन चीज, ऐसी चीज मैथमेटिकली आज तक प्रूव नहीं हो पाई है, तो एस्ट्रोलॉजी में मैथमेटिक्स से क्या प्रूव करेंगे आप। तो ये डिविजन्स में D9 का भी प्रासंगिकता है। आदरणीय सर ने भी काफी इस पर लिखा है। भाई नक्षत्र में भी 4 डिवाइड हो जाते हैं उसमें, और राशि जो हमने अगर 30 डिग्री का लिया है तो उसमें भी डिवीजन हो जाते हैं। तो आप भाग के चले गए ना तेजी से। अब उस तेजी से भागने में भी ठीक है, कन्विक्शन से परिणाम अच्छे मिलते हैं, लेकिन D1 पे ठहरना तो सिखाइए जनाब। D1 लखनऊ है, उसमें जो टिक गया उसको आनंद आएगा। और D1 का कन्विक्शन लेके आप आगे पहुंचिए ना।
आज दशाओं से हम वापस लौटते हैं चार्ट पे। ये आपका जो नया सिस्टम डेवलप हुआ है ये इसी उलझन में था, और इसमें कुछ सीक्रेट्स थे जो उपनवांशपति उपनक्षत्रपति इन सबके हैं। जब हेलेनिस्टिक बोलती है कि 3 हाउस डिविजन्स में 2 के उपयोग आयुर्दाय के लिए होते हैं, 1 का उपयोग नॉर्मल होता है, हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। उनके यहाँ लात घुसे नहीं चलते हैं, हमारे यहाँ तो इसी पे चल जाते हैं कि चलित माने कि नहीं। भाई आपने कौन सा फ्रेमवर्क उठाया उस पर बात करो ना। अगर आपकी फ्रेमवर्क में चीज सूट कर रही है, सेमी प्रेसिडेंट सूट कर रहा है, अशीपति सूट कर रही है, तो आप फिर इधर का माल उठा के उधर मत डालो, आप अपने तरीके पे चलो। षडबल आपने ले लिया, षडबल को डिविजन्स में कैसे रिलेट करोगे? कुछ लोगों ने कर डाला। षडबल की कॉन्फ़िगरेशन ही जो थी आपकी उसलिए थी। तो प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न ये है कि सिस्टम में उसका पैराडाइम है, उसका एक बिलीफ सिस्टम है, रिस्पेक्ट करेंगे उसको हम 100%। लेकिन अगर हम कुछ करने जा रहे हैं तो हमारा शास्त्र बहुत मौलिक था, बहुत बेसिक था, क्योंकि हमारे यहाँ फोर्स फील्ड था, हमारे यहाँ कत्यापादी जैसे सीक्रेट कोड थे। अभी मैं एक हमारे बड़े परम आदरणीय हैं, हमारे सीनियर हैं, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक अच्छा नाम है, बड़ा नाम है, उनसे कुछ विचार एक बार भिन्नता भी हुई थी। उन्होंने कोई श्लोक भी लिखा है जिसमें शनि और मंगल के ऊपर, हमारा तर्क मंगल और शनि के ऊपर अलग अलग था, लेकिन वो कुछ पैमानों पर अपने आप को ऑथेंटिकेट उससे मानते हैं। उस पर जल्दी एक मैं वीडियो करूंगा। तो उसमें वहां उनका दृष्टिकोण में उनका दोष नहीं है, उन्होंने जिस लेवल तक का टूल लिया है उस लेवल तक वो सही है। लेकिन हम अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एज ए टीचर प्रोड्यूस्ड हैं तो हमें उसके आगे के कन्विक्शंस पे भी बताना चाहिए। कि जैसे मैं आपसे बड़ी छोटी सी चीज पूछूं कि अगर मेष लग्न है और सप्तम में राहु के नक्षत्र में बुध है, और मंगल आगे मेष में बैठ गया तो चंद्रमा के साथ बैठ गया और चौथे नवांश में बैठ गया, ये एस्ट्रोलॉजी हमारी जो वैदिक है, जिससे नाड़ी के रूट्स भी आते हैं, सारे रूट्स आते हैं, एक कन्विक्शन आपका तुरंत आ जाएगा कि आप शुक्र को ढूंढ करके निकल लेंगे कि शुक्र कहाँ अफ्लिक्टेड होकर बैठ गया है, शुक्र क्या कर लेगा इसमें। आप जिस मुद्दे पे आ रहे हैं उस पर आ जाएंगे। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि जब फ्रेमवर्क 2.0 को आप सुनेंगे समझेंगे तो आपको ग्रंथकारों के फ्रेमवर्क समझ में आएंगे, और उस समय की उन पर जो कष्ट थे, आपत्तियां थी उनके ऊपर, प्रेशर्स थे, वो सब आपको समझ में आएंगे। लेकिन जब आप धागा पकड़ेंगे तो धागा सबका करीब करीब एक मिलेगा। तो मेरा जो इस आज की चर्चा में सेकंड क्वेश्चन तक जो आप लोगों ने दिए थे उसमें आया था कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्यों, और मैं कह रहा हूँ कि जो कर रहा है समाज में, सड़क पे बैठे तोते वाला, उसका भी हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उसको ईश्वर ने लिखा है वो कर्म, और उससे हम ये प्रार्थना करेंगे कि आप ईमानदार हो, ईश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि हमारे गुरुदेव कहते हैं कि तर्क के लिए शास्त्र जानो और अच्छा फलित के लिए ईश्वर की कृपा की तरफ भागो। तो हम इन दोनों पुजारियों का हम सम्मान करते हैं। हम किसी भी सिस्टम या किसी भी चीज को हम गलत साबित नहीं करते, क्योंकि वो जो सही प्रेडिक्ट कर रहा है उसके साथ में एक चेतना और है, वो ईश्वर की चेतना है। लेकिन एकेडमिक फाउंडेशंस या एकेडमिक डिस्कशन है, उसमें आपको आना तो पड़ेगा कि आपने कोई चीज को कितना स्वीकारा है। तो मैं चाहूंगा कि मैंने विषय के साथ न्याय किया, और हम लोग जो बात किए आपस में करते हैं तो उस पर काफी कुछ हद तक अपनी बात को कह पाए। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। इसको आगे टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि अभी बहुत कुछ पूछना बाकी है आपसे। बिल्कुल, तो हम जल्दी अगली चर्चा में जुड़ेंगे आप लोगों से। श्योर, ठीक है, थैंक यू। चलो, नमस्कार जी। बाय। नमस्कार। ओके कौशिक जी।